कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा बीमा। टमाटर और मटर के प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन 16 को। मिर्च फसल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा सदाबहार। अब समाचार विस्तार से। राज्य के सक्रिय मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 लाख रुपए तक का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। दुर्घटनावश स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित मछुआरा को 1 लाख रुपए और मृत्यु की स्थिति में बीमित मछुआरा के आश्रित को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बीमा कराने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन प्रपत्र शीघ्र जमा करें। नगरी में बन रहे टमाटर और मटर के प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन 16 फरवरी को मुख्यमंत्री रघुवर दास खेलगांव से ऑनलाइन करेंगे। यह प्लांट 7 माह में बनकर तैयार हुआ है। यहां के किसानों को आने वाले साल से टमाटर और मटर बर्बाद नहीं करने होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 4 कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण कर रही है। अगले वित्तीय वर्ष में 10 और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। किसान भाई किसी भी फसल की खेती करें, अच्छी उपज के लिए स्वस्थ और पुष्ट बीज बोएं। साथ ही बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार जरूर करें। इससे पौधों को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार जरूर करें। राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति से यूरिया खाद की बचत होती है, साथ ही इस पर खर्च होने वाले पैसे भी बचते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको सही उपज चाहिए तो बीज सही चाहिए। बीज का चुनाव आपने अगर सही किया है तो बीज स्वस्थ पौधा के रूप में डेवलप करे और उत्पादन अच्छा हो, उपज अच्छी हो, इसके लिए आपको बीजोपचार जरूरी है। बीजोपचार के लिए हम कहते हैं कि राइजोबियम हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी मिलता है। राइजोबियम कल्चर करें बीज को, इसलिए कि दलहनी फसल है। ये राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम छोटा जीवाणु है जो कि वातावरण का नाइट्रोजन, जो कि 78% है आपके वातावरण में, वातावरण का नाइट्रोजन को जड़ में पहुंचाता है और जड़ से जो पौधा को चाहिए नाइट्रेट के फॉर्म में या नाइट्राइट के फॉर्म में, वो पौधा को उपलब्ध कराता है। तो नाइट्रोजन खाद मतलब यूरिया जैसी चीज़ वो अपने आप आपका वातावरण से लेकर के और आपके पौधा को दे रहा है। इसलिए राइजोबियम कल्चर जरूर करें। किसान भाइयों, मिर्च फसल से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोए। कतार से कतार 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला के A2 लगाएं। किसान भाइयों, मिर्च फसल से बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी का चयन करें। साथ ही खाद एवं उर्वरक में गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 60 किलोग्राम, पोटास 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें। इसके अलावे 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करें। किसान भाई, डिबलिंग विधि से बीजों को बोने के लिए रोटरी डिबलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। टमाटर फसल में लगने वाले कीट और रोगों का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है,
जैसे टमाटर पौधों की पत्तियां विल्ड से ग्रसित हो तो विल्ड ग्रस्त सभी पत्तियों को तोड़कर जमा कर ले और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1600 रुपए से 1800 रुपए, चावल मध्यम 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2800 रुपए से 3000 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1800 रुपए, दाल अरहर 9500 रुपए से 10000 रुपए, सरसों तेल 11000 रुपए से 12000 रुपए, चीनी 4000 रुपए से 4200 रुपए, आलू 800 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली। मौसम के मिजाज को जाना, मंडी के भाव को जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी मिली। जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बुलंद हौसले की वजह से आज हमारे बीच एक सफल किसान है जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जिला लातेहार के राजेंद्र यादव जी हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जानते हैं किसान भाइयों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने चारे का प्रबंधन वो किस प्रकार कर रखा है। आइए हम लोग जानते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से और लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं लातेहार के चंदवा ब्लॉक में पतराटोली गांव में, और क्यों आए हैं ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आप खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसमें किसी तरह का अगर आप बदलाव करते हैं तकनीक के माध्यम से या योजनाओं का लाभ लेते हैं तो उससे आपका विकास संभव है? जहाँ बिल्कुल संभव है, और यह कर दिखाया है राजेंद्र यादव जी ने। इन्होंने 5 गाय से शुरू करा और आज इनके पास में 50 से ऊपर जानवर हैं। लेकिन यह यूं ही नहीं हुआ, इसमें इन्होंने तकनीक का समावेश किया, साथ में जो परिस्थिति जन्य संसाधन थे उनका भी समावेश किया और उसको आपस में परस्पर जोड़ा। जैसे तालाब को जोड़ा पशुपालन से, पशुपालन को जोड़ा तालाब से, दोनों एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हो गए। और इस सहयोग के माध्यम से इन्होंने अपने आप को काफ़ी विकसित किया और इसमें तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, जो कृषि से संबद्ध संस्थाएं हैं, उन्होंने मदद करी है। तो आइए आज के अंक में आपको वृत्तचित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बदला है, खासकर पशुपालन के माध्यम से। हमारे देश में गोपालन आदिकाल से होता चला रहा है। ये शुरू से ही किसानों की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार रहा है। पहले गोपालन चूंकि पारंपरिक तरीके से किया जाता था, इसलिए इसमें मुनाफा भी कम हो पाता था। परंतु आधुनिकता के इस दौर में
विज्ञान के बढ़ते तकनीक ने गोपालन के रूप को भी बदल कर रख दिया है। तकनीक के समावेश ने इसमें उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों को बढ़ा दिया है। इसने इसे एक लाभकारी व्यवसाय बना दिया है और इससे जुड़कर आज कई किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं राजेंद्र यादव। झारखंड राज्य के लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के पतरा टोली निवासी राजेंद्र यादव ने अपनी डेयरी की शुरुआत मात्र 5 बाछियों से की थी और आज इनकी डेयरी में 50 से भी ज्यादा गायें और बाछियां हैं। राजेंद्र यादव अपनी गायों के पालन पोषण में हर पहलू पर विशेष ध्यान देते हैं, चाहे वो खान पान की बात हो, रख रखाव की बात हो या फिर अच्छे नस्ल के चयन की बात हो। उन्होंने अपनी डेयरी में गायों को प्रोटीन युक्त भोजन देने के लिए अजोला घास के उत्पादन की व्यवस्था भी कर रखी है। में तो हर चीज का जरूरत होता है थोड़ा बहुत। अगर ग्रीन पाउडर आपके पास है तो बाजार से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें कॉस्टिंग हम लोग को कम होता है, कम मात्रा में खिलाना पड़ता है। और अपना अगर ग्रीन पाउडर ना हो तो फिर हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो तालमेल नहीं बैठ पाता है, लागत हमारा ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन के हिसाब से हमको फिर मार्जिन नहीं मिल पाता। अभी देख रहे हैं कि टैंक में आप कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये एक घास का ही प्रजाति है जिसको बहुत आसानी से उपजाया जाता है। इसका नाम है अजोला और ये गायों के लिए, पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है और हम लोग तो खुद उसका उपयोग कर रहे हैं। हम लोग खुद से महसूस करते हैं कि हम बाज़ार से पहले होता था कि खली खरीदते थे, जो कि आज के डेट में बहुत महंगा हो गया और खली से हमारा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स का भरपाई होता था और उसका भरपाई अब हम इसके माध्यम से करते हैं और ये हमारे एकदम बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में ये उपलब्ध है। उन्होंने एक तालाब का भी निर्माण कर रखा है। गौशाला से निकले गोमूत्र, गोबर तथा बर्बाद पानी को ये तालाब में डाल देते हैं, जिससे इनकी अजोला की खेती बेहद अच्छी हो जाती है। इस तालाब से मेरे को काफ़ी फायदा है। तो ये एक तरह से बोलिए तो कि मेरा जितना भी डेयरी का वेस्ट है, पानी से हम गायों को धोते हैं, शेड धोते हैं और भी काम करते हैं, तो हम लगभग मानते हैं कि 15,000 लीटर पानी हमारा डेयरी में पर डे खपत होता है और वो सारा पानी जो है इस तालाब में जमा होता है और ये बगल में मेरा बोरिंग है, वो रिचार्ज भी होता रहता है, इसलिए पानी का हमको कभी कमी नहीं महसूस होता है। हमारा बोरिंग भी रिचार्ज हो गया, इसमें मछली पालन भी कर लिए, घास का भी उत्पादन कर लिए और हमारा डेयरी का वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया। यहाँ पे हमको अगर इतना कहीं दूसरे जगह अगर फैलता तो उससे कीचड़ होता, गंदगी फैलता, तो ये कई मामले में सूटेबल है मेरे लिए। गायों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए वे अजोला के अलावा अन्य घास भी अपने खेतों में उगाते हैं। बहुवर्षीय घास में नेपियर तथा मौसमी घास में जय, बरसीम आदि की उपज ये अपने खेतों में पर्याप्त कर लेते हैं। सूखे चारे में वे कुट्टी तथा गेहूं का भुस्सा आदि गायों को खिलाते हैं। इसे खिलाने से गायों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और वे ज्यादा दूध भी देती हैं। तो 2 एकड़ में हमारा हमेशा ग्रीन पाउडर लगा रहता है। इसमें कुछ तो बहुवर्षीय घास है जैसे नेपियर है, ये सब हमने लगा रखा है और उसके बाद कुछ एरिया में सीजनली घास लगाते हैं। जैसे अभी के समय में आपका जय है, बरसीम है, इस सब तरह का घास लगता है और परमानेंट लगा हुआ है मेरा नेपियर, जिससे कि हरा चारा का वहाँ से हमारे आपूर्ति होता है। और उसके बाद ड्राई पाउडर के में एक हमारे यहाँ प्रचलित है कुट्टी अथवा फिर गेहूं का भुस्सा, तो इस सीजन में हम लोग स्टॉक करते हैं सब चीज़ का और प्रयास रहता है कि कम से कम कॉस्ट में उसको हम अवेलेबल करें। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसे में वे अपनी गायों को खिलाने के लिए साइलेज का निर्माण करते हैं। साइलेज एक प्रकार का अचार होता है जो हरे चारे से बनता है। हरे चारे के मौसम में इसका निर्माण कर इसे संरक्षित कर लिया जाता है तथा जब हरे चारे का अभाव होता है तो गायों को इसे खिलाया जाता है। सीजन में साइलेज भी बना करके रखते हैं
अभी तो छोटे स्केल पर बनाते थे हम लोग, प्लास्टिक का हम लोग को मिलता था साइलेज बनाने के लिए। उसमें तकरीबन 8 क्विंटल के आसपास एक बैग में साइलेज बन जाता था। लेकिन इस बार सरकार की योजना आई हुई है साइलेज पीट बनाने के लिए। उसमें तकरीबन 50 टन का आप बना सकते हैं बायोमास बनकर। तो वो योजना हमने भरा है और इस बार प्रयास रहेगा कि हम साइलेज पीट बना लें। गायों को रखने के लिए उन्होंने शेड का भी निर्माण कर रखा है। उनके पास जगह की कमी नहीं है, इसलिए वे प्रत्येक गाय को रखने के लिए पर्याप्त जगह देते हैं। आने वाले दिनों में वे गायों को खुले में रखने की भी व्यवस्था करने वाले हैं। इससे गायें जब तक चाहे खुले में रहेंगी और जब चाहे शेड में चली जाएंगी। इसको स्पेस तो मिलना ही चाहिए। एक गाय को मिनिमम 4 फीट बाई 6 फीट का स्पेस चाहिए। बहुत से फार्म में जगह की कमी के कारण नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब समस्या नहीं है। और हम आने वाले दिनों में, हम अभी तो गाय को बांध के रखे हैं, आने वाले हम समझते हैं कि 3-4 महीने के अंदर में हम लूज हाउसिंग करेंगे। हम गाय को बांध के नहीं रखेंगे। उसको जब मन हुआ शेड के अंदर बैठेगा, जब मन होगा खुले में अपना रहेगा। गायों के फार्म में बीमारी का भी खतरा बना रहता है। कभी कभी तो संक्रामक रोग से कई गायों की एक साथ मृत्यु भी हो जाती है। तो फार्म में ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए वे गायों की बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण कराते हैं। समय समय पर टीकाकरण कराने के कारण इनके फार्म में गायों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तथा वे बीमारियों से भी दूर रहती हैं। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इस लाइन में रोग का इंतजार करने से अच्छा है उसके आने से पहले आप अपना सुरक्षा कर लें। इसमें 2 टाइम वैक्सीनेशन होता है प्रॉपरली। ऐसे तो वैक्सीन बहुत तरह के हैं, लेकिन 2 तरह का वैक्सीन, एक FMD का और एक HSVQ। तो साल में ये 2 बार हम वैक्सीन करते हैं, HSVQ का और FMD का। तो उससे आज तक ऊपर वाले की कृपा से इस तरह का रोग का सामना हमको अपने फार्म से नहीं करना पड़ा। हम रोग होने का इंतजार नहीं करते हैं। सबका प्रॉपरली हम टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन जरूर कराते हैं। गोपालन में नस्ल का चुनाव बेहद अहम माना जाता है। अच्छी नस्ल की गाय ही गुणवत्तापूर्ण तथा ज्यादा मात्रा में दूध दे पाएगी। अतः राजेंद्र गायों के नस्ल चुनाव में विशेष ध्यान देते हैं। इससे इनकी आमदनी में काफी इजाफा भी हुआ है। कि आज के डेट में गाय खरीदना भी सस्ता सौदा नहीं है। एक अच्छी नस्ल की गाय अगर खरीदने जाएंगे बाजार में तो लगभग 50 से 60 हजार रुपया एक गाय की कीमत है। और इसमें है कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होता है और 2 साल में हम अपना खुद से तैयार कर लेते हैं गाय। थोड़ा हमारा बढ़ने का स्पीड जरूर स्लो रहता है, लेकिन ये परफेक्ट है और यही तरीका मेरे हिसाब से बेटर है। राजेंद्र ने गव्य पालन की शुरुआत 2010 में 5 बाछे और बाछियों से की थी। उनका पालन पोषण समुचित तरीके से कर उन्होंने अपनी डेयरी का विस्तार किया है। उनका साफ मानना है कि गाय खरीदने से अच्छा है कि बाछियों की सही देखभाल कर उन्हें ही गाय बना दिया जाए। वो अपनी डेयरी में इसी विधि को भी अपना रहे हैं और यही वजह है कि आज उनकी डेयरी में 50 से भी ज्यादा गायें और बाछियां हैं। देखिए, स्टार्टिंग तो मेरा कहीं न कहीं इसी तरह का मेरा भी था। हम भी 5 गाय से स्टार्ट किए हैं और उसी से ये बढ़ते बढ़ते आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। एक्चुअली हमारी गाय जब हम स्टार्ट किए तो कुछ बाछी कुछ बाछा मिला और उस बाछी का पालन पोषण हमने ढंग से किया और ढंग से करने के बाद जो है मतलब उसी से हमारा फार्म जो है बढ़ते गया। आज हमारे पास देख रहे हैं ये सब नई नस्ल का जो बाछी है, ये हमारा खुद का अपना प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ फीडिंग ठीक से कराते हैं, टाइम से डिवर्मिंग कराते हैं, तो अप्रोक्स 1 साल के अंदर अंदर जो है वो गाभिन हो जाती हैं और मैंने 2 साल के अंदर अंदर वो बिल्कुल कंप्लीट गाय हो जाती है। शुरुआत में राजेंद्र यादव के पास गोपालन का पर्याप्त अनुभव नहीं था, तो उन्होंने आत्मा संस्थान से इसके लिए संपर्क किया। आत्मा ने ही उन्हें गो विकास के पदाधिकारियों से संपर्क कराया। इसके बाद वहां से उन्हें प्रशिक्षण के लिए करनाल और सिलीगुड़ी भेजा गया। ये उस प्रशिक्षण की ही देन है कि आज वो इस मुकाम पर हैं। काम शुरू किए तो अनुभव का मेरे पास कमी था, तो हमारे ज़िले में कार्यरत कृषि विभाग में आत्मा के में इस तरह का जो है
कार्यक्रम का आयोजन होता था, तो उसमें हम सम्मिलित हुए। तो वहाँ लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर का होता है और एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग दी जाती है, पशुपालन के लिए आपको गव्य विकास के पास जाना होगा। तो उन्होंने ही हमको रास्ता सुझाया और गव्य विकास के पदाधिकारी से मेरा संपर्क भी कराए और फिर वहाँ का प्रोग्राम में फिर हम जाने लगे और एक्सपीरियंस मिला। और इस काम के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए हमको करनाल और सिल्लीगुड़ी और बहुत सारे अनेक जगहों पर समय समय पर भेजा गया और वहाँ जा कर के हमने जो कुछ देखा और सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया और आज हम इस मुकाम पर हैं। राजेंद्र यादव बताते हैं कि गोपालन से पहले उनकी इलेक्ट्रिक की दुकान थी, जहां वो सामान बेचने के साथ साथ रिपेयरिंग का भी काम करते थे। स्टार्टिंग में मेरा व्यवसाय रहा इलेक्ट्रिकल का। हमारा इलेक्ट्रिकल शॉप हुआ करता था चंदवा मेन रोड में और उसमें इलेक्ट्रिकल का सामान का बिक्री और रिपेयरिंग, मेनली हमारा रिपेयर का काम था। इलेक्ट्रिकल का ऑल आइटम हम रिपेयर करते थे। आज इस गव्य पालन से राजेंद्र बेहद खुश हैं। ये इसे नौकरी से भी बेहतर विकल्प मानते हैं, क्योंकि इसे वैज्ञानिक ढंग से करने से आय भी सुदृढ़ हो रही है, जिससे जीवन शैली अपने आप बदल जाती है। समाज में प्रतिष्ठा के साथ साथ पैसा भी कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा भी है और अच्छे लोगों के साथ संसर्ग बढ़ता है अच्छा काम करने से, तो ये सब उपलब्धि ही है। इस गव्य पालन की वजह से राजेंद्र यादव की आर्थिक स्थिति इतनी बदल गई है कि आज वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनका जीवन स्तर, रहन सहन पहले की अपेक्षा काफी सुधर और बदल गया है। हमारा तो आर्थिक आय जो है इससे सुदृढ़ हुआ और आर्थिक आय सुदृढ़ हुआ तो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवा रहे हैं। हमारा जीवन स्तर, हमारा रहन सहन, हर कुछ में बदलाव आया, एक अच्छा नागरिक की तरह। राजेंद्र यादव गोपालक के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। उन्होंने अपने गांव में बनने वाले चेकडैम निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस चेकडैम की वजह से आज उनके गांव में खेती की पैदावार भी बढ़ गई है। ये योजना झालको से मिला था और हम लोगों से बोला गया कि अगर इसको योजना को अगर ढंग से अगर काम करने लायक अगर योजना बनाना चाहते हैं तो आप लोग को मिल करके बनाना होगा। इसमें मेरा ही नहीं हमारे सारे गांववासी का भी योगदान है। सब लोगों ने हम लोग एक समिति बना करके और इस काम को हम लोग सब पूरे गांव मिल करके एक टीम बना करके हम लोग किए और जिसका नतीजा कि आज देख लीजिए आज लगभग 8 से 10 साल लगभग हो रहा होगा इसको बनाए हुए और आज भी ये 100% यूज़फुल है। यहाँ से समझिए कि तकरीबन 150 एकड़ का ऊपर में खेती है, जिसमें हर मौसम में खेती होता है। अभी के समय में आप जाएंगे तो मटर है, मूली है, आलू है, ये सब रबी फसल लगा हुआ है, वो सारा इसी चेकडैम के दम पर। राजेंद्र यादव आज अपने क्षेत्र में लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आत्मा जैसी संस्था उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखती है। उनके कार्यों को अन्य किसानों को भी दिखाती है तथा वैसी ही कामयाबी उन्हें भी हासिल हो, ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करती है। राजेंद्र यादव जो प्रगतिशील किसान अभी के नाम से जाना जाता है, ये उसमें उपस्थित हुए थे और प्रशिक्षण में जो भी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया, खास करके गव्य विकास पदाधिकारी जो बताए कि दूध उत्पादन में क्या संभावना है, तो उसके प्रति इनमें रुचि दिखाई दी और उसके लिए इनके पास अपनी पर्याप्त भूमि है और बहुत अच्छा साइट है। जब इनका नाम आया तो हम लोगों ने आत्मा की तरफ से गव्य विकास पदाधिकारी के पास इनका समन्वय स्थापित कराया और दूध उत्पादन के संबंध में इनका प्रशिक्षण भी कराया गया। करनाल और सिलीगुड़ी और रांची में भी गव्य विकास धुरवा में स्थित है, वहाँ से भी इनका प्रशिक्षण सब हुआ। उसके बाद सचमुच में ये जो सोचे और जो अपना लक्ष्य बनाए उस पर ये उतर आए। राजेंद्र ने क्षेत्र में अपनी सफलता का ऐसा दीप स्तंभ गाड़ रखा है कि इसकी रोशनी से पूरा क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है।
लोगों ने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत भी मानना शुरू कर दिया है और डेयरी विकास में अपनी पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी है। भविष्य में इस क्षेत्र से गरीबी के अंधकार दूर होने की स्पष्ट तस्वीर भी साफ उभरने लगी है। तो देखा किसान भाइयों किस प्रकार राजेंद्र यादव जी पशुपालन में लगने वाले लागत को कम किया है और आज पशुपालन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम लोग सप्ताह भर के मौसम के मिजाज को जान लेते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा दक्षिण पश्चिम की ओर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाइयों, समय से बोई गई फसल बाली निकालने की अवस्था में आ गई है। इसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी होने पर खेत की सिंचाई करें। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इस मौसम में मछलियां तेजी से बढ़ती हैं। तालाब में मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का समुचित उपाय करें। तालाब में मवेशियों का गोबर एवं चूना का उपयोग करें। तो चलिए किसान भाइयों, हम वापस आ गए IMD पुणे से और मौसम के मिजाज को भी जान लिया। तो चलिए अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले हमेशा की तरह हम अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में नई कहानियों के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।